वह पत्रकार था और उसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को फटकार लगा दी थी। बाला साहेब ठाकरे का वह चहेता था और उसे वे अपने बेटे की तरह मानते थे। मातोश्री में वह बेरोक टोक आ जा सकता है। नरेंद्र मोदी का वह कट्टर विरोधी है। लगातार वो अपने बयानों से पीएम मोदी पर सियासी बाण छोड़ते रहते हैं। विवादों से उसका चोली दामन का साथ है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में उनका अहम किरदार था। चलिए आज अनसुनी कहानियां में बात उस गैर कांग्रेसी नेता की जिसे भरोसा है कि राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। आज अनसुनी कहानियां में बात क्राइम रिपोर्टर से लेकर संसद तक पहुंचने वाले ठाकरे परिवार के चहेते संजय राजाराम राउत की। आपको डर इस बात का है कि बाला साहब की विरासत, बाला साहब के विचार, गद्दारों को रास्ते में पकड़कर मारो, लोग उसका अमल कर सकते हैं। आपके मन में डर है तो ईडी का ही डर दिखाया जा रहा है ना सबको। लेकिन ऐसे संकट के घड़ी में जो डट कर खड़ा रहेगा कानून और संविधान की रक्षा के लिए, पूरी समाज का हीरो बनेगा। इसका मतलब है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये लोगों ने मन ही मन में ठान लिया है। अगर प्रधानमंत्री की भाषा अब भी बदलती नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो जनता ने जो उनको सबक सिखाया है लोकसभा चुनाव में, उनसे उसने कोई सीखा नहीं। मोदी जी ने बहुमत गंवाया। मोदी जी अल्पमत में आने के बाद ये एनडीए का भजन शुरू किया। तो आप ये स्वीकार करिए कि मोदी जी चुनाव हार गए हैं और मोदी जी चंद्रबाबू नायडू और मिस्टर नीतीश बाबू, ये दोनों को आपने देखा होगा, ये दोनों को बहुत बड़ी फिरौती देकर, हमारे यहाँ खंडनी बोलते हैं, देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। क्राइम रिपोर्टर से करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत उन दिनों लोक प्रभा पत्रिका में काम करते थे। डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर वे आर्टिकल लिखते, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में रहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि संजय राउत के दाऊद इब्राहिम के साथ गहरे रिश्ते थे। रिश्ता इतना गहरा कि एक्सप्रेस टावर पर दाऊद संजय राउत को खबरें देने आया करता था। खुद संजय राउत ने इस बात को कबूल किया था। संजय ने कहा था, दाऊद इब्राहिम को मैंने देखा था, उससे बात भी की थी, एक बार तो मैंने उसे फटकार भी लगाई थी। बतौर क्राइम रिपोर्टर संजय राउत की लोकप्रियता से बाला साहेब ठाकरे भी हैरान थे। धीरे धीरे संजय राउत की नजदीकियां बाला साहेब ठाकरे के साथ बढ़ी। बाला साहेब राउत से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने 29 साल के संजय राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनाने की पेशकश कर दी। राउत ने सामना से आए मौके को तुरंत लपक लिया और सामना के संपादक बन गए। 1992 में शिवसेना से जुड़ने वाले संजय राउत पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों में काफी सक्रिय रहते थे। कई मामलों पर बाला साहेब ठाकरे उनसे चर्चा भी करते। यही वजह है कि ठाकरे परिवार में राउत का कद काफी बड़ा है। उद्धव ठाकरे राउत को भाई जैसे मानते हैं और उनके सुझाव और फैसले का न सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि उसे मानते भी हैं। बात 2 जुलाई 1992 की है। सामना में कार्यकारी संपादक पद के लिए वैकेंसी निकली। बाला साहेब ठाकरे ने संजय राउत को सेलेक्ट किया। सामना ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अखबार को नई ऊंचाइयां दी। राउत ने सामना के संपादकीय में बदलाव किया। संजय राउत अखबार की संपादकीय बाल ठाकरे की भाषा शैली में लिखने लगे, जिससे पाठकों को लगा कि संपादकीय खुद बाल ठाकरे लिख रहे हैं। संजय राउत का यह प्रयोग काफी लोकप्रिय हुआ। बाल ठाकरे का विश्वास संजय राउत पर बढ़ता गया। सामना के अलावा संजय राउत शिवसेना में भी सक्रिय हो गए। 2004 में बाल ठाकरे ने संजय राउत को राज्यसभा भेजा, जिसके बाद से वो लगातार राज्यसभा के सदस्य हैं। बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना में संजय राउत का कद बढ़ता गया। 2019 से उन्होंने शिवसेना के लिए फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। जो भारत 70 साल से हमारे पुरखों ने बनाया है, वो आपकी जागीर नहीं है, वो इंडिया भी है, वो भारत भी है। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल उस भूमि में दफनाया है हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उसको आप बार बार जिंदा करते हो सिर्फ दंगे भड़काने के लिए। ये ठीक नहीं है। कर्नाटक में बजरंग बली काम नहीं आया तो यहाँ औरंगजेब को जिंदा किया। प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए, प्रधानमंत्री भोपाल चले जाते, प्रधानमंत्री वहाँ से
अपने जो राज्य के विरोधी है उसके ऊपर हमले करते हैं, लेकिन चाइना मणिपुर में घुस गया है उसके ऊपर हमला नहीं कर रहे वहाँ। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों दलों ने मिलकर के 161 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर शिवसेना और बीजेपी में घमासान हो गई। इसी बीच संजय राउत अचानक शरद पवार से मिलने पहुंच गए। आखिरकार वर्षों पुराना शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में अहम किरदार अदा किया। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी के सूत्रधार संजय राउत ही थे। आखिरकार दशकों से दो धुरी पर रहे दलों को संजय राउत ने एक साथ लाया और बीजेपी से सत्ता छीन ली, जिसके बाद राज्य में एमवीए ने सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के रिश्ते तो जग जाहिर है, लेकिन राज ठाकरे से संजय राउत के रिश्ते मीठे तो कभी तीखे रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें राज ठाकरे रोते हुए दिखे और उनके बगल में संजय राउत खड़े हैं। दरअसल बाल ठाकरे के निधन के बाद अंतिम संस्कार के दौरान राज ठाकरे बिलख पड़े। बगल में खड़े संजय राउत ने उन्हें ढांढस बधाया। उस वक्त इस तस्वीर की खूब चर्चा हुई, लेकिन बीतते वक्त के साथ राज ठाकरे के साथ संजय राउत के रिश्ते तल्ख हो गए। 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे ने बाल ठाकरे से गद्दारी की। राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा था, राज ठाकरे को बाल ठाकरे और उनकी विरासत की चिंता करने की जरूरत नहीं। राउत ने कहा, राज ठाकरे की गद्दारी से बाला साहब दुखी होंगे। वहीं संजय राउत उस वक्त चर्चा में आए जब 2022 में ईडी ने आधी रात को संजय राउत को पीएमएलए के तहत उनके घर से गिरफ्तार किया। पात्रा चौल स्कैम मामले में संजय राउत को जेल भेजा गया। संजय राउत ने गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा, झूठे सबूत गढ़कर ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। संजय राउत की गिरफ्तारी हुई तो विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाद में संजय राउत को विशेष अदालत से जमानत मिली और कोर्ट ने ईडी को खूब खरी खरी सुनाई। कोर्ट ने संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए ईडी की कार्रवाई को विच हंट यानी जानबूझकर निशाना बनाना करार दिया। कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी एजेंसी की जमकर किरकिरी हुई। कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा, पूरे मामले को देखते हुए यह साफ होता है कि दोनों अभियुक्तों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। पीएमएलए कोर्ट के बनने के बाद से अब तक किसी भी मामले में ईडी ठोस सबूत नहीं पेश कर सका है। यहाँ तक कि बीते एक दशक में कोर्ट ने भी किसी मामले में फैसला नहीं सुनाया। ईडी अभियुक्त को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सुनवाई बहुत धीमी रफ्तार से शुरू होती है। कोर्ट में एक भी केस का निपटारा नहीं हुआ। क्या मामले को शुरू करने और खत्म करने के लिए ईडी का कोई कर्तव्य नहीं है? संजय राउत देश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रहते हैं। इसके अलावा वो राहुल गांधी की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। संजय राउत का दावा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है। इसका मतलब है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये लोगों ने मन ही मन में ठान लिया है। अब ये सुपरमैन कौन है मोहन जी के मन में, विष्णु के अवतार कौन है, या जिस तरह से कहा गया क्या नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति कौन है, ये पूरा देश जानता है। राहुल गांधी जी देश के विरोधी पक्ष नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है। वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, इसलिए बैठे हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री हो वैसे हो लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन का सम्मान नहीं करते, इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए तो हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है और मोदी जी और शाह जी संविधान के हत्यारे हैं। मोदी जी ने बहुमत गंवाया। मोदी जी अल्पमत में आने के बाद ये एनडीए का भजन शुरू किया। तो आप ये स्वीकार करिए कि मोदी जी चुनाव हार गए हैं और मोदी जी चंद्रबाबू नायडू और मिस्टर नीतीश बाबू, ये दोनों को आपने देखा होगा, ये दोनों को बहुत बड़ी फिरौती देकर, हमारे यहाँ खंडनी बोलते हैं,
देकर अपनी कुर्सी बचा रहे। इस देश में जो हो रहा है अभी भी अल्पमत की सरकार होने के बावजूद, वो देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए ठीक नहीं है। इस देश में कॉमन मैन ही सुपरमैन है। 15 नवंबर 1961 को महाराष्ट्र के अलीबाग में जन्मे संजय राउत सोमवंशी क्षत्रिय पठारे जाति से आते हैं। उनकी माता का नाम सविता और पिता का नाम राजा राम राउत है। राउत के छोटे भाई सुनील राउत शिवसेना उद्धव गुट से जुड़े हैं। 1993 में वर्षा राउत के साथ संजय शादी के बंधन में बंधे। संजय राउत ने मुंबई के वडाला में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम किया। इसके बाद वे पत्रकारिता में सक्रिय हो गए और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पत्रकारिता से लेकर सियासत और लेखक के तौर पर संजय राउत काफी सफल रहे हैं। वे 9 किताबें भी लिख चुके हैं। पिछले कुछ समय से पार्टी में उनका हनक काफी रही है और पार्टी के सारे फैसलों में उनका अच्छा खासा दखल रहता है, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने को लेकर हो या फिर बीजेपी से जुदा होने की बात। इन सारे फैसलों में संजय राउत का दबदबा देखने को मिला है। आज भी अधिकतर मामलों में उद्धव ठाकरे संजय राउत से सलाह जरूर लेते हैं। आज की अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।